नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का, जिसमें आज बात होगी 3 मुद्दों पर। और सबसे पहले बात करेंगे नारी शक्ति वंदन बिल पर। आज का दिन काफी अहम है। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पर इस वक्त महामंथन जारी है। 9 घंटे से सभी पार्टी के सांसद अपनी अपनी बात रख रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद वोटिंग होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त मौजूद रहेंगे। कल लोकसभा में बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े थे। इसके साथ ही सदन में वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। अदालत ने कहा कि सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों और विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर फिर से विचार किया जाएगा। तीसरी खबर, क्या चंद्रयान 3 एक बार फिर से एक्टिव होगा? सवाल इसीलिए है क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के एक बार फिर से जागने की उम्मीद है। 14 दिनों की रात के बाद चांद के दक्षिण ध्रुवीय हिस्से पर एक बार फिर से सूरज की रोशनी पहुंचने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद लैंडर और रोवर फिर से काम करेंगे। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। पिछले 27 साल से अधर में लटके महिला आरक्षण बिल हकीकत में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन महिला आरक्षण बिल 2023 पर आज राज्यसभा में इस वक्त जब मैं आपको एक खबर बता रही हूं, चर्चा चल रही है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नाम से लाया गया बिल पहले लोकसभा में पारित हो चुका है। 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किए, जबकि महज 2 सांसद ऐसे थे जो कि विपक्ष में रहे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में सभी पार्टियों के नेताओं ने महिला आरक्षण पर अपनी बात रखी है और आधी आबादी को आरक्षण मामले को लेकर जो बिल कल लोकसभा में पास हो चुका है, आज राज्यसभा में उसके इतिहास रचने का मौका है, उसके पास होने का लम्हा है। महिला आरक्षण पर बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने राज्यसभा में मोर्चा संभाला और यह कहा कि उनकी पार्टी महिला सशक्तिकरण पर पूरी तरीके से जुटी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का है। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज द करेक्ट वे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं फिर कहता हूं कि सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते। और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। मैं फिर आपसे बोलूंगा, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को स्थान देने में हमेशा अग्रसर रही है। आज अगर लोकसभा में हमारे 42 एमपी हैं, राज्यसभा में 14 एमपी हैं, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स 10 महिलाएं हैं। हमारे यहां हम पहली पार्टी हैं और अकेली पार्टी हैं जो संवैधानिक तौर पर 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं हर समिति में। एवरी कमिटी, राइट फ्रॉम नेशनल कमिटी टू द बूथ कमिटी। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला आरक्षण के लिए सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है? केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस बिल को लेकर क्या कहा, आप पहले वो सुन लीजिए। प्लीज। सभापति महोदय, मैं बहुत बार जाकर आया हूँ रूस, लेकिन महिला बिल के कारण मैं आज बहुत ही हूँ। प्लीज प्लीज राजीव जी प्लीज आप बोले। तो आज अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति। उप सभापति महोदय, अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, सभी महिलाओं को मिल जाएगी मुक्ति। महिलाओं की गाड़ी अब नहीं कहीं भी रुकेगी, महिलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुकेगी, महिलाएं अब किसी के सामने नहीं झुकेगी। इसका
अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लेजिस्लेशन है या किसी तरह का धार्मिक ग्रंथ की एक उसका शीर्षक है, क्योंकि बचपन से पढ़ता आया इस देश में, जब आपकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं थी। जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पता नहीं देवता रमन करते हैं कि नहीं, लेकिन हमने इस श्लोक के बावजूद महिलाओं का मोलेस्टेशन देखा, घरेलू हिंसा देखी, सबसे ज्यादा रेप परिवार नाम की संस्था में देखा, जिसका आंकड़ा खुद सरकार देती है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कल लोकसभा में राहुल गांधी ने ओबीसी सेक्रेटरी का मुद्दा उठाया। आरोप यह लगाया कि 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी हैं, जिस पर कल लोकसभा में अमित शाह ने जवाब भी दिया। और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में ओबीसी सेक्रेटरी पर राहुल गांधी को घेरा, क्योंकि राहुल गांधी का यह कहना था कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व इसमें कम है। 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। कि आज सेक्रेटरी के पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। तो कानून बनने के बाद लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो जाएगा। लेकिन राज्यों के विधानसभा में फिलहाल की स्थिति क्या है, आपको मैप के जरिए मैं समझा देती हूं, क्योंकि इस मैप में आपको राज्यवार जो स्थिति नजर आएगी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा कुछ और राज्य आपको उससे सिमटे हुए, जिसमें पंजाब भी है, नजर आएगा। ये लाल रंग में जो राज्य इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, इन राज्यों में 10% से ज्यादा महिला विधायक हैं। वहीं आप नीचे की तरफ जाएंगे, पीले रंग वाले जो राज्य हैं वहां पर 5 से 10% महिला विधायक हैं, जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इसके अलावा कुछ और राज्य इसमें शामिल हैं। जबकि जो नीला रंग है, नीले रंग वाले राज्य में महज 5% और उससे कम महिला विधायक हैं, जिसमें आपको कर्नाटक, असम नजर आएगा और उसके अलावा एक और राज्य। आपको यह भी जानना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो महिला विधायक हैं वो त्रिपुरा में हैं और वहां का परसेंटेज है 15% का। 15% महिलाएं एमएलए यहां पर हैं और 10% से ज्यादा आपको लाल और पीले में 5 से 10% आपको। बहरहाल इस मैप के जरिए हमने समझाने की कोशिश की कि राज्यवार स्थिति क्या है। पिछले 2 दिन में संसद में महिलाओं पर सभी पार्टियों ने और महिला आरक्षण को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी राय नेताओं की तरफ से रखी गई। महिला आरक्षण पर कांग्रेस और बीजेपी में कई बार तू मैं हुई है और ऐसे में आपको यह बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में किस पद पर कितनी महिलाएं हैं, आपको यह जानना चाहिए। दरअसल बीजेपी में राष्ट्रीय महासचिव की संख्या 8 है, लेकिन इसमें कोई भी महिला नहीं है। तो कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव 9 हैं और 9 में से 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं। इधर बीजेपी में राष्ट्रीय सचिव पद पर 14 में से 4 महिलाएं हैं, तो कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव 62 हैं और 62 में से 8 महिलाएं ही हैं। बीजेपी में अगर संसदीय बोर्ड की बात करेंगे तो 11 में से 1 महिला है और कांग्रेस में महासचिव प्रभारी 18 में से 1 महिला है। बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति जिसमें 15 में से 2 महिलाएं हैं, तो कांग्रेस में केंद्रीय चुनाव समिति 16 में से इसमें 3 महिलाएं शामिल की गई हैं। अब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 602 में से 57 महिलाएं 57 विमेन्स हैं और कांग्रेस कार्य समिति में 83 में से 15 महिलाएं हैं। बीजेपी में 2 महिलाएं प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस में 2 प्रदेश अध्यक्ष
महिलाएं हैं और इसी तरीके से दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व रखा हुआ है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पास होने का इंतजार हो रहा है और ऐसे में आपको यह बता देते हैं कि यूपीए के समय में आखिर बिल में था क्या और जो एनडीए बिल लेकर आया, क्योंकि यूपीए ये कह रही है कि हमने इसकी शुरुआत की थी, जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, और आज एनडीए ये बिल लेकर आई है, तो आखिर इसमें फर्क क्या है आपको ये भी समझा देते हैं। दरअसल यूपीए के बिल में ओबीसी कोटा नहीं था, ये आप समझिएगा। इसकी मांग अब जरूर कांग्रेस कर रही है और जो एनडीए का बिल है उसमें भी ओबीसी का कोटा नहीं था। यहां समानांतर स्थिति में दोनों ही हैं। यूपीए के बिल जो कि अब आईएनडीआई हो चुका है, पहले जो यूपीए हुआ करता था उसके बिल में एससी एसटी सीटों को छोड़कर रिजर्वेशन का प्रावधान है, जबकि एनडीए के बिल में एससी एसटी के लिए कोटे में भी कोटा है, यानी कि सब कोटा है। इधर यूपीए के बिल में पास होते ही लागू ये हो जाता, तो एनडीए के बिल में परिसीमन का एक पेंच है, ये परिसीमन होगा और उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। ये दोनों के बिल में अंतर है। फिलहाल राज्यसभा में इस बिल के पास होने का इंतजार है, चर्चा इस वक्त चल रही है और वोटिंग माना जा रहा है कि आज ही होगी, जिस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी होगी। देश को झकझोर देने वाले, ये अब मैं अगली खबर का इस वक्त जिक्र कर रही हूं, क्योंकि देश को झकझोर देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड फैसले के करीब 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए सहमति जताई। सांसदों, विधायकों को संसद या राज्य विधानसभाओं में भाषण या वोट देने के बदले में रिश्वत लेने के मामलों में मुकदमा चलाने से छूट देने को लेकर 1998 में फैसला आया था। यह डिटेल रिपोर्ट इस वक्त आपके साथ। वोट के बदले नोट का पर्दाफाश, 25 साल बाद सुप्रीम पुनर्विचार। साल 1993, केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव। सरकार बचाने के लिए राव सरकार पर आरोप लगे, वोट के बदले नोट देने के आरोप लगे और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को इस तरह की छूट दी गई है। 20 सितंबर 2023, सदन में वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों और विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर फिर से विचार करेगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय संविधान पीठ का बड़ा फैसला। 1998 के फैसले की सत्यता पर पुनर्विचार के लिए 7 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा। ये राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा। अगर एमपी एमएलए सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं, क्या तब भी उस पर मुकदमा नहीं चलेगा? 1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है। इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाएगा। ये मामला 1993 में राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सांसदों ने कथित तौर पर किसी को हराने के लिए रिश्वत ली थी। मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों पर ही आरोप लगे। मामला है क्या? 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन से कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनाई। जुलाई 1993 में सीपीएम ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा, लेकिन यह विश्वास प्रस्ताव आखिर में 14 मतों के अंतर से गिर गया। 1996 में सीबीआई को जेएमएम के सांसदों पर रिश्वत की शिकायत मिली। तब आरोपी सांसदों ने आपराधिक मुकदमे से छूट की मांग की। आरोपी सांसदों ने कहा कि ये मतदान संसद के अंदर हुआ था और इसी के बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सांसदों के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुनर्विचार की बात कही, तो जाहिर है आने वाले दिनों में ऐसे कई सांसदों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन पर वोट के बदले नोट के आरोप लग चुके हैं। ये रिपोर्ट भारत 24।
चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के एक बार फिर से जागने की उम्मीद है। यानी कि ये दोनों जो स्लीप मोड में, विश्राम मोड में जा चुके थे, अब वो एक बार फिर से जाग सकते हैं। 14 दिन की रात के बाद चांद के दक्षिण ध्रुवीय हिस्से पर एक बार फिर से सूरज की रोशनी पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है और स्लीपिंग मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से इसरो 22 सितंबर को संपर्क करने की कोशिश करेगा। सूर्य की रोशनी के बाद आखिर होगा क्या, किस बात की उम्मीद जताई जा रही है, उसका भी मैं जिक्र कर देती हूं, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन के लिए सूर्योदय एक महत्वपूर्ण लम्हा होगा जब सूरज उगेगा। लैंडर और रोवर को कार्य करने के लिए आवश्यक देखिए गर्मी मिलेगी, ये उनको सोर्स मिल पाएगा। और लैंडर और रोवर में 16 पैनल लगे हुए हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से लैंडर और रोवर चार्ज हो जाएगा और सूरज की रोशनी मिलने तक बैटरी चार्ज हो जाएगी। चंद्रमा पर क्योंकि हर 14 से 15 दिन में सूरज उगता है और अस्त होता है, इसीलिए जब लैंडर और रोवर ने अपना काम कर दिया था तो उनको स्लीपिंग मोड में भेज दिया गया था। एक बार फिर से जब सूर्य उगेगा तो फिर से इस बात की उम्मीद है कि ये दोनों एक्टिव हो पाएंगे। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी और उसके बाद चंद्रयान 3 ने कई सारी खोज की। उसकी कामयाबी के बारे में भी आपको बता देते हैं। चांद की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है और चांद की सतह से सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी में ऑक्सीजन है और चांद की सतह पर सल्फर की मौजूदगी है। आयरन, एल्यूमिनियम समेत 7 और तत्व वहां पर मौजूद हैं। इसरो का चमत्कार, फिर जागेगा चंद्रयान 3। शिव शक्ति पॉइंट पर सूर्योदय, फिर कमाल करेगा प्रज्ञान और विक्रम। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट पर सुबह होने वाली है, जिसका इंतजार इसरो कर रहा है। छोटी मोटी सुबह नहीं, अगले 14 से 15 दिनों तक रहने वाली सुबह, ये भारत के लिए उम्मीद की सुबह है। भारत को इस सुबह का बेसब्री से इंतजार है। भारत एक बार फिर से अपने चंद्रयान मिशन को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। दरअसल शिव शक्ति पॉइंट पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीपिंग मोड में है और जब चांद पर सूर्योदय होगा तो इसरो के वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि लैंडर और रोवर एक बार फिर से काम करना शुरू कर दे। कमाल करेगा प्रज्ञान और विक्रम। स्लीपिंग मोड में है लैंडर और रोवर। विक्रम लैंडर का केवल रिसीवर ऑन है, लेकिन विक्रम लैंडर के सारे यंत्र बंद हैं। 22 सितंबर को इसरो साइंटिस्ट लैंडर से संपर्क साधेंगे। चांद पर सूर्योदय होने से लैंडर के अंदर लगी बैटरी चार्ज हो जाएगी। चार्ज होने के बाद लैंडर और रोवर फिर से एक्टिव होने की गुंजाइश है। विक्रम लैंडर को 4 सितंबर को स्लीपिंग मोड में यानी कि सुलाया गया था। उसके पेलोड्स बंद किए गए थे, हालांकि रिसीवर को ऑन रखा गया। खास बात यह है कि स्लीपिंग मोड में जाने से पहले विक्रम लैंडर अपनी जगह यानी कि शिव शक्ति पॉइंट से उछला और जिस जगह पर उतरा था वहां से करीब 40 मीटर दूर लैंड किया गया।